Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिकी घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे. आपको पता है कि अभी तक इस सीरीज में हमने पॉलिटी के 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 21st चैप्टर चल रहा है, जिसके हमने फर्स्ट पार्ट में लोकसभा के बारे में पढ़ा, सेकंड पार्ट में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा और पार्लियामेंट का ये थर्ड पार्ट जिसमें हम पार्लियामेंट के जो संसद के कार्य संचालन और विधि प्रक्रिया होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. और इस चैप्टर का हमने एक फर्स्ट पार्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया है और आज इस वीडियो में हम संसद के कार्य संचालन और विधि प्रक्रिया का सेकंड पार्ट करेंगे. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि पार्लियामेंट की जो लॉ प्रोसीजर्स होती है वो कैसी होती है और इस लॉ प्रोसीजर में लोकसभा का, राज्यसभा का और प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, ये सब हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 31. इसके हम 30 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से. इसमें बोला गया है कि भारतीय संसद, जो भारत की पार्लियामेंट होती है, वह राज्य सूची के विषयों पर विधायन यानी कि कानून नहीं कर सकती, विधायन नहीं बना सकती जब तक, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके फुलफिल होने के बाद में ही संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है. फर्स्ट में बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे. सेकंड में बोला है कि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है. थर्ड में बोला गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है. और फोर्थ, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो. तो यहाँ पर आपकी जो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड और आपकी फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि जब राज्यसभा ये संकल्प पारित कर देती है कि कोई भी ऐसा कानून बनाना आवश्यक है जो राष्ट्रीय हित में होता है, तो संसद जो होती है वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, विधायन बना सकती है. और फोर्थ में बोला है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो. जब किसी राज्य के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस समय भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है. तो यहाँ पर आपके सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा. ऑप्शन डी 2 और 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 32. अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या फिर संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है. आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ होती हैं, उनको किसी भारत के किसी भाग में लागू करने के लिए या फिर पूरे संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कानून कब बना सकती है. तो आपको बताना है कि संसद जो कानून आती है वो कब बना सकती है. ऑप्शन ए, सभी राज्यों की सहमति से. ऑप्शन बी, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से. और ऑप्शन सी में दिया गया है कि संबंधित राज्यों की सहमति से. और ऑप्शन डी है बिना किसी राज्य की सहमति. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, बिना किसी राज्य की सहमति से. कोई भी ऐसा कानून जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए बनाया जाता है, तो जो संसद होती है वह बिना राज्यों की सहमति से, उनकी मर्जी के बिना भी, यानी कि बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है. क्वेश्चन नंबर 33. संविधान की विषय सूचियों, संविधान के जो विषय सूचियां हैं उनमें दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है. यहाँ पर क्या बोला गया है कि संविधान के अंदर जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसे है, कौन उनके ऊपर कानून बना सकता है. ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय. ऑप्शन बी, संसद. ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल. और ऑप्शन डी, क्षेत्रीय परिषदें. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है. ऐसे सब्जेक्ट जो संविधान के अंदर नहीं है, संविधान से बाहर है, उनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह संसद को होता है, पार्लियामेंट को होता है. भारतीय संविधान का आर्टिकल 248 अविष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है, अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है. संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो संवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रणगित उल्लेखित नहीं है, विधि बनाने का अनन्य अधिकार है, यानी कि अनन्य शक्ति प्राप्त है.
यहाँ पर क्या बोला गया है कि आर्टिकल 248 के अंडर में पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो संवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं आता है तो उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का होगा। ये उसका संवैधानिक अधिकार है क्योंकि ये आर्टिकल 248 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने के लिए रोक सकते हैं और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकते हैं। यह घटना कहलाती है। यहाँ पर क्या होता है, जब संसद के अंदर कोई कार्यवाही चल रही होती है तो कोई जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वह सदन के किसी भी सदस्य को जो बोल रहा होता है उसे बोलने के लिए रोक सकता है कि आप मत बोलिए, और किसी अन्य सदस्य को बोल सकता है कि अब आप बोलिए। तो ये जो घटना होती है, जो ये प्रोसीजर होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मर्यादा, ऑप्शन बी पक्ष त्याग, ऑप्शन सी अंतःप्रदन और ऑप्शन डी बैठ जाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, बैठ जाना। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकते हैं और किसी अन्य सदस्य को बोलने के लिए कह सकते हैं, और ये घटना बैठ जाना कहलाती है, यील्डिंग दी। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर जो मर्यादा शब्द है उसका मतलब होता है कि विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। संसद की कार्यवाही के अंदर विनम्र और स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग होता है कि सदन के किसी सदस्य के द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग करके दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है, यानी कि वह अपनी पक्ष का त्याग करके दूसरे दल में चला गया है। और अंतःप्रदन का मतलब होता है कि किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग के लिए संसदीय प्रक्रिया का अंतःप्रदन कहलाती है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी है, उससे किसी भी काम के लिए जो विवरण मांगा जाता है वह अंतःप्रदन कहलाता है। और बैठ जाना जो भी आपने ऑप्शन डी में देखा उसका मतलब वही है। अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने के लिए कह सकते हैं और किसी भी बोलते हुए सदस्य को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर आपको बताना है कि संसद में जो शून्यकाल का समय होता है वो कितने बजे से कितने बजे तक होता है। पार्लियामेंट में जो शून्यकाल 0 आवर्स होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? ऑप्शन ए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, ऑप्शन बी सुबह के 10 बजे से 11 बजे तक, ऑप्शन सी सुबह के 11 बजे से 12 बजे तक, और ऑप्शन डी दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया गया है वो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि जो संसद होती है उसके 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा में अब जो शून्य आर होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। तो जो राज्यसभा अपर हाउस होता है उसका राज्यसभा का जो शून्यकाल होता है 0 आर होता है वो 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होता है। और जो लोकसभा होती है उसका शून्यकाल दोपहर के 12 बजे से शाम के 1 बजे तक होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर संसद लिखा है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संसद के अंग होते हैं। तो आप किसी भी ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शून्यकाल 0 आर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ये शून्यकाल का कॉन्सेप्ट है ये भारत का ही है, ये हमने कहीं और से नहीं लिया है। तो ये जो विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद समय शून्यकाल कहा जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो लोकसभा है उसमें जो क्वेश्चन आर होता है उसके बाद का जो टाइम होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है। जो 0 आर होता है वो मैक्सिमम 1 घंटे का हो सकता है, जिसे आप 0 आवर भी कहते हैं। यह समय नॉर्मल 12 से 1 बजे तक का होता है। पहले राज्यसभा में भी यही समय था। यहाँ पर क्या बोला गया है कि नॉर्मली जो 0 आर होता है वो 12 से 1 बजे तक का होता है। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सेम था, लेकिन अब दोनों का अलग अलग हो गया है। परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया। यहाँ पर क्या बोला है कि 2014 के अंदर जो राज्यसभा है उसका जो क्वेश्चन आर था उसका टाइम पीरियड चेंज किया गया था। क्वेश्चन आर को किया गया था 12 से 1 बजे तक।
उसके बाद में अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं। राज्यसभा के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 11 बजे रखे जाते हैं सदन के पटल पर, जिसके बाद में सभापति की अनुमति के बाद तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन 12 बजे तक चलता है। और इस प्रकार अब राज्यसभा में जो 0 आवर है उसका टाइम 11 से 12 बजे तक हो गया है, जबकि जो लोकसभा में यह पूर्ववत प्रश्नकाल 12 से 1 बजे तक है। संसदीय प्रक्रिया के अंदर शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो संसदीय प्रक्रिया होती है, हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होती है, उसमें शून्यकाल जो शब्द है 0 आवर उसे औपचारिक मान्यता नहीं मिली हुई है, क्योंकि ये व्यवहार में ऐसे ही लाया जाता है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष या फिर सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष और सभापति पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो संसद के सदस्य होते हैं वह किसी भी मामले पर किसी भी जनहित मामले को उठाने के लिए अध्यक्ष और सभापति को बोलते हैं, लेकिन ये मामला उठाया जाना है या नहीं पार्लियामेंट के अंदर ये अध्यक्ष और सभापति की खुद की मर्जी होती है। इनके ऊपर निर्भर करता है, अध्यक्ष और सभापति के ऊपर। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने के लिए भी कह सकता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो 0 आवर का टाइम होता है इसके अंदर सदन का कोई भी सदस्य कोई भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसे मंत्रियों से पूछ सकता है, अपने रिलेटेड जो मंत्री होते हैं उनसे पूछ सकता है और उन्हें उत्तर देने के लिए भी कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर आपको पता है कि जो शून्यकाल है 0 आवर ये भारत की खुद की एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, ये किसी भी देश से नहीं ली गई है। जो शून्यकाल होता है इसे कोई औपचारिक मान्यता नहीं मिली हुई है, क्योंकि ये एक कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है पूछना, उसके लिए ये एक व्यवहार में लाया गया प्रोसीजर है शून्यकाल। ये भारत में किसी भी और देश से नहीं ली गई है, भारत का खुद का एक व्यवहारिक प्रोसीजर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो लोकसभा है, संसद का निचला सदन लोकसभा, उसके अंदर जो शून्यकाल होता है 0 आवर होता है वो मैक्सिमम कितने टाइम तक हो सकता है? ऑप्शन ए 30 मिनट तक, ऑप्शन बी 1 घंटे तक, ऑप्शन सी अनिश्चित काल के लिए और ऑप्शन डी 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जो लोकसभा में जो शून्यकाल होता है 0 आवर होता है वो 1 आवर के लिए होता है, 1 आवर्स के लिए होता है, 1 घंटे के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो राजनीतिक शब्दावली है उसके अंदर शून्यकाल का मतलब क्या होता है, 0 आवर जो होता है उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ऑप्शन डी निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन काल और ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, प्रश्न उत्तर सत्र। राजनीति में जो शून्यकाल होता है इसका मतलब होता है प्रश्न उत्तर सत्र, यानी कि एक ऐसा सेशन जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं या ऐसे मामले होते हैं जिनके ऊपर मंत्री एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं और एक दूसरे को उनका आंसर देते हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है प्रश्न उत्तर सत्र, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो लोकसभा होती है उसके अंदर किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर जो आम बहस होती है वह किस लेवल पर होती है? ऑप्शन ए विधेयक की प्रस्तुति के समय, ऑप्शन बी द्वितीय वाचन में, ऑप्शन सी प्रतिवेदन के स्तर पर और ऑप्शन डी तृतीय वाचन में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, द्वितीय वाचन में।
पार्लियामेंट में जब कोई भी विधेयक लाया जाता है तो उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे कि प्रथम वाचन में कुछ होगा, द्वितीय वाचन में कुछ होगा, तृतीय वाचन में कुछ होगा, जिसे आप अभी क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि लोकसभा में जब विधेयक लाया जाता है तो उसके ऊपर जब आम बहस होती है तो वह किस स्तर पर होती है, और इसका आंसर है द्वितीय वाचन में। लोकसभा में किसी भी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे किसी विधेयक पर क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं। तो विधेयक को पूर्व स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन कहलाता है। ये आपकी फर्स्ट प्रोसीजर होती है। जब कोई भी विधेयक बिल संसद में पेश किया जाता है, पूर्व स्थापित किया जाता है, तो उसे प्रथम वाचन कहा जाता है। और द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। जो विधेयक लाया गया है उसके ऊपर जो आम बहस होती है, विचार विमर्श किया जाता है, उसे आप द्वितीय वाचन कहते हैं, द्वितीय वाचन। और इसके बाद सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। जो द्वितीय वाचन होता है, जिस पर विचार विमर्श किया जाता है विधेयक के ऊपर, उसी चीज को आम बहस कहते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में विधेयक के ऊपर खंडश विचार भी होता है, और उसके बाद जो तृतीय वाचन होता है उसके अंदर प्रभारी सदस्य का ये प्रस्ताव होता है कि विधेयक जैसा है उसे वैसा ही या फिर अमेंडमेंट के साथ विधेयक को पारित किया जाए। ये प्रोसीजर आपकी तृतीय वाचन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए होता है, यानी कि किसके द्वारा पारित होता है। कोई भी विधेयक जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा रेफर किया जाता है तो इसे कैसे पारित किया जाता है। ऑप्शन ए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ऑप्शन बी, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का तीन चौथाई बहुमत, सदनों का 2/3 बहुमत, और डी में बोला गया है कि सदनों का संपूर्ण यानी कि पूर्ण बहुमत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो उस समय जो सदन में उपस्थित होते हैं और जो मत देने वाले सदस्य होते हैं उनके साधारण बहुमत से विधेयक को पारित किया जाता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आर्टिकल 108 में कोई विधेयक संशोधित सहित दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्यतः विधायन तक ही सीमित होती है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक हेतु यह लागू नहीं होते। यहाँ पर क्या बोला गया है, आर्टिकल 108 के अंडर में जो सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो नॉर्मल बिल के लिए होती है। उसके अंदर जो हमारा फाइनेंस बिल होता है, धन विधेयक, और जो अमेंडमेंट बिल होता है वो बिल लागू नहीं होते हैं। यानी कि ये प्रोसीजर इन दो बिलों के लिए लागू नहीं होती है। ये सिर्फ नॉर्मल बिल साधारण विधायक के लिए ही लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है तो इस बीच अगर लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति अगर ऐसी सूचना जारी कर देते हैं कि उन्हें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र बुलाना है और इस सूचना के बाद में अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या होगा। ऑप्शन ए, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। ऑप्शन बी, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। ऑप्शन सी, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा। और ऑप्शन डी, विधेयक व्यपगत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, यानी कि जिस समय पर राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी की है कि इस समय पर संयुक्त सत्र बुलाना है तो वो उसी समय पर बुलाया जाएगा, चाहे लोकसभा विघटित बेशक हो जाए। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
आर्टिकल 108 क्लोज 5 में ये वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना जारी कर दी है और उसके बाद में लोकसभा का विघटन हो भी जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यपगत नहीं होगा, यानी कि विधेयक जो है वो समाप्त नहीं होगा, उसे पारित किया जा सकता है। तो लोकसभा के विघटन से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? आपको बताना है कि जब संसद के दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति और ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 118 क्लोज 4 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यानी कि जब अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह एब्सेंट हो तो आर्टिकल 118 क्लोज 3 के अंडर में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा और यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्य द्वारा तय किया जाएगा। तो यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन में आपको क्या बोला है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो आर्टिकल 118 क्लोज 4 के अंडर में इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और अगर वह एब्सेंट होते हैं तो आर्टिकल 118 क्लोज 3 के अंडर में जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं और अगर वह भी अनुपस्थित होते हैं तो जो राज्य के उपसभापति होते हैं वह अध्यक्षता करेंगे। अगर उपसभापति भी एब्सेंट होते हैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संयुक्त बैठक के द्वारा चूज किया जाता है वही उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा भी आपसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था कि संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। स्पीकर यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं और अगर स्पीकर यानी कि अध्यक्ष अगर एब्सेंट होते हैं तो जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे और अगर वो भी एब्सेंट होंगे तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे और अगर राज्यसभा के उपसभापति भी एब्सेंट होते हैं तो बैठक में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बैठक के द्वारा चूज किया जाता है वह व्यक्ति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है इसकी जो अध्यक्षता होती है वो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा, ऑप्शन बी स्पीकर के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा और ऑप्शन डी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। स्पीकर के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत है? यानी कि किसे ये अधिकार है कि वह संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करे? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति,
ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन सी में दिया गया है भारत का प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। फर्स्ट, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के अंडर संस्वीकृत है, यानी कि आर्टिकल 108 के अंदर में बताया गया है कि संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी वह 1961 में हुई थी। और थर्ड में बोला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। भारत में जो संसद की सेकंड नंबर पर बैठक हुई थी, सेकंड नंबर पर, वो बैंक सेवा आयोग निरसन बिल के लिए हुई थी, इस बिल को पारित करने के लिए हुई थी। तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 के अंडर में किया गया है। संविधान के आर्टिकल 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी ऐसा साधारण बिल है जिसे पास करने में दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद है, तो इस मतभेद को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर हुई थी, जो 6 मई और 9 मई 1961 को आयोजित की गई थी। और द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल 1977 को पारित करने के लिए 17 मई 1978 को आयोजित हुई थी। तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 को हुई थी। आतंकवाद निरोध विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों टाइम की जो संयुक्त बैठक हुई थी उनके बारे में उनका टाइम बताया गया है कि कब और किस लिए उनकी बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित कब होता है? फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। सेकंड, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। थर्ड, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। और फोर्थ, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो यहाँ पर आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है। कोई भी ऐसा विधेयक है कि जिस पर विचार, साधारण विधेयक होता है, कोई भी ऐसा साधारण विधेयक जिस पर दोनों सदनों के बीच में अगर कोई मतभेद है तो उस मतभेद को दूर करने के लिए और उस विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ओनली 4। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? आपको बताना है कि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की प्रथम बैठक हुई थी, फर्स्ट बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? फर्स्ट, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ऑप्शन 2, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में। ऑप्शन सी, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में। और ऑप्शन डी, स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1961 में संसद के दोनों सदनों की पहली बैठक हुई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध की किस स्थिति और किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में ऐसा कौन सा गतिरोध होता है, ऐसी कौन सी कंडीशंस आती हैं जिस पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। फर्स्ट, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। सेकंड,
धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, थर्ड संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली वही करेक्ट है। आपकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि धन विधेयक और जो संविधान विधेयक होता है उस पर साधारण उस पर दोनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। सिर्फ साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में ही संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ओनली 1। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विधेयक है जिस पर गतिरोध होने की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी संवैधानिक संशोधन विधेयक और ऑप्शन डी विनियोग विधेयक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी ऐसा सामान्य विधेयक, साधारण विधेयक जिस पर गतिरोध हो, दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद हो, उस मतभेद को दूर करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारत की जो संसद है उसके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, किससे रिलेटेड होती है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक से रिलेटेड, ऑप्शन बी धन विधेयक से रिलेटेड, ऑप्शन सी साधारण विधेयक से रिलेटेड और ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, साधारण विधेयक से रिलेटेड होती है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कोई भी ऐसा साधारण विधेयक जिस पर दोनों सदनों के बीच में मतभेद होता है और उसे पारित करने में कोई गतिरोध आता है, तो उसे दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? कोई भी कानूनी विधेयक है, लॉ बिल है, जो लॉ बिल होता है उसे संसद के किस पटल पर रखा जाता है? संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसके सामने किस पर प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों में से संसद के एक पटल पर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें से किसी भी सदन में कानूनी विधेयक को रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, जबकि जो धन विधेयक होता है आर्टिकल 110 के अंडर में आर्टिकल 110 क्लोज 1 सब क्लोज ए और सब क्लोज क और सब क्लोज च के विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक या संशोधन केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कानूनी विधेयक होता है उसे आप संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के पटल पर रख सकते हैं, लेकिन जो वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक, वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यवगत लैप्स हो जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी ऐसा विधेयक जो लोकसभा में काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, वह लोकसभा के विघटन होने पर लैप्स हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि कोई भी ऐसा विधेयक जो लोकसभा ने पारित कर दिया है लेकिन राज्यसभा में काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, तो लोकसभा के विघटन होने पर वो विधेयक लैप्स नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 2। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 107 क्लोज 3 में संसद में लंबित विधेयक, जो कोई विधेयक काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है जिसे पारित नहीं किया गया है, लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यवगत नहीं होता है। यहाँ पर बोला गया है कि संसद में अगर जो लोकसभा होती है वो अगर विघटन हो जाता है उसका, तो जो विधेयक
लंबित पड़ा हुआ है वह लैप्स नहीं होता है, तो इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आर्टिकल 107 क्लोज 5 लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यापक हो जाता है, लैप्स हो जाता है। जबकि आर्टिकल 107 क्लोज 4 के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होता है, इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने पर किसका नियंत्रण होता है? भारत की संचित निधि से जो धन निकाला जाता है उसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? ऑप्शन ए महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी अधिकृत मंत्री और ऑप्शन डी उपयुक्त किसी का भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जो ये तीनों दिए गए हैं इनमें से किसी को भी राइट नहीं है कि वह संचित निधि से धन निकाल सके। आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार के द्वारा राजहुंडिया निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अधिप्य द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशि से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है, यानी कि जो भारत की संचित निधि होती है वो पार्लियामेंट के अंडर में होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं निकाली जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त ना कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद आर्टिकल 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इसके लिए अनुमति देती है। अपनी क्वेश्चन नंबर 56, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो सरकार को राजस्व मिलता है वो कहाँ पर जमा किया जाता है। ऑप्शन ए भारत के आकस्मिकता निधि में, ऑप्शन बी लोक लेखे में, ऑप्शन सी भारत की संचित निधि में और ऑप्शन डी निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत को जितना भी टैक्सेस मिलते हैं और जो भी अदर रिसिप्ट्स होती हैं उन्हें भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आपको भारत की संचित निधि से कोई धन निकालना है, कुछ धन निकालना है, तो आपको किसके परमिशन चाहिए होती है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत की संसद, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी संघीय वित्त मंत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, भारत की संसद। आपको पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है अगर आपको भारत की संचित निधि से धन निकालना है तो। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? यहाँ पर आपको कुछ एक्सपेंडिचर्स दिए हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो भारत की संचित निधि से नहीं लिया जाता है। ऑप्शन ए वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के जो वेतन और पेंशन्स होती हैं वो, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन और ऑप्शन डी राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत के जो इलेक्शंस के निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन, सैलरीज और उनकी पेंशन को भारत के संचित निधि से नहीं लिया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखें। आर्टिकल 112 क्लोज 3 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारत के व्यय इस प्रकार है। यहाँ पर आपको जो भारत की संचित निधि से निकाले जाते पैसे हैं उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट, राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड जो भी व्यय होते हैं वह भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
भारत की संचित निधि से लिए जाते हैं। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर होता है और जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार, मोचन भार और उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वह भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। डी में बोला गया है कि फर्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह जो वेतन, भत्ते और पेंशन्स होते हैं। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह पेंशन्स, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन्स जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, या फिर जो भारत के डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करते थे, उन सभी का जो एक्सपेंडिचर होता है वह भारत की संचित निधि से किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को या उनके संबंध में जो भी वेतन, भत्ते और पेंशन्स होती हैं वह भी भारत की संचित निधि से दी जाती हैं। किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां भी भारत की संचित निधि से निकाली जाती हैं। कोई अन्य व्यय जो संविधान के द्वारा या संसद की विधि के द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया है कि आर्टिकल 322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की जो सैलरी, पेंशन्स और भत्ते होते हैं वह भी भारत की संचित निधि से निकाले जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपको उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति के रूप में पेंशन और सैलरी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? आपको इनमें से भी बताना है कि कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। ऑप्शन सी, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते। और ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते, क्योंकि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत की संचित निधि से सैलरी और पेंशन और भत्ते सभी ये सब लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता। ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते। ऑप्शन बी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। और ऑप्शन डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि यूनियन गवर्नमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें बोला गया है कि जो आपका राजस्व विभाग होता है वह उत्तरदायी होता है संसद में केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए, जो आपकी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सेकंड में बोला है कि भारत की संसद के प्राधिकरण यानी कि संसद के ऑथराइजेशन के बिना में कोई धन भारत के संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पार्लियामेंट की परमिशन के बिना आप भारत की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाल सकते हैं। थर्ड, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों जो डिसबर्समेंट होता है के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। इसलिए यहाँ पर आपकी जो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओनली 2। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बजट तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो वित्त मंत्रालय की होती है, राजस्व विभाग की नहीं होती। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग
विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। इसमें क्या बोला गया है कि जो राजस्व विभाग होता है वह पिछले साल में जितना भी खर्चा हुआ है, जितने भी राजस्व संबंधी आंकड़े होते हैं उनके बारे में एक अनुमान लगाता है और आने वाले ईयर में ये अनुमान तैयार करता है। आने वाले ईयर के लिए ये अनुमान तैयार करता है कि अभी कितना खर्चा होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 क्लोज 1 में संचित निधि का प्रावधान है, जिसमें बताया गया है कि संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। आर्टिकल 266 क्लोज 2 लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। इसमें संचित निधि जमा करने के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियाँ जमा की जाती हैं। इसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता है। तो जो आपकी संचित निधि होती है वह संसद की कंट्रोल में होती है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट को तैयार कर उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो केंद्र के लिए बजट तैयार करता है और उसे संसद में पेश करता है। ऑप्शन ए राजस्व विभाग, ऑप्शन बी आर्थिक कार्य विभाग, ऑप्शन सी वित्तीय सेवाएं विभाग और ऑप्शन डी व्यय विभाग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्थिक कार्य विभाग केंद्र में संघीय बजट की तैयारी करता है और उसे संसद में पेश करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर संघीय बजट की तैयारी करता है और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 63, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? जो आकस्मिकता निधि होती है उसको राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय संकट के समय में, ऑप्शन बी संसदीय स्वीकृति के बाद, ऑप्शन सी संसदीय स्वीकृति से पहले और ऑप्शन डी नहीं व्यय कर सकते, यानी कि खर्च नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। संसदीय स्वीकृति से पहले ही आकस्मिकता निधि से राष्ट्रपति धन खर्च कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 क्लोज 1 में बताया गया है कि एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान है, यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। जो आकस्मिकता निधि होती है वह राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इसका गठन अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है और ऐसे आकस्मिक व्यय आर्टिकल 115 या आर्टिकल 116 के अधीन अनुदानों के रूप में संसदीय विधि के द्वारा प्राधिकृत किए जाने वाले लंबित रहने तक इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु यह निधि राष्ट्रपति के व्ययधीन होती है। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 109, ऑप्शन बी आर्टिकल 110, ऑप्शन सी आर्टिकल 111 और ऑप्शन बी और सी दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 110 के अंदर में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में कुछ विशेष प्रक्रियाओं के बारे में बताया है और आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 111 में धन विधेयकों पर अनुमति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आपको बताना है कि किस आर्टिकल में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 109, ऑप्शन बी आर्टिकल 110, ऑप्शन सी आर्टिकल 111, ऑप्शन डी आर्टिकल 112। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 110 के अंदर में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के हम इतने ही क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। जो आगे के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आया हो अभी तक तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।